ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में रेमेडीज काम कैसे करती हैं उसके ऊपर है। सारी लाइफ टाइम के लिए है, किसी पर्टिकुलर अगर मैं कहूं तो त्योहार के लिए नहीं है। सो समझेंगे सभी लोग इस चीज को। जस्ट अ मिनट जरा, कॉल आ रहा है बीच में। तो जब हम उपायों की बात करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। और जब भी कोई बंदा प्रॉब्लम में होता है तो उसका पहला जो क्वेश्चन होता है कि उपाय क्या किया जाए। जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उपाय क्या किया जाए। सबसे पहला सवाल, आप लोग भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो सभी लोग, आपके सामने भी यही क्वेश्चन आता है। कोई बीमार हो गया तो क्या करें ऐसा कि जल्दी ठीक हो जाए। किसी को रिलेशनशिप की दिक्कत है तो क्या करें कि रिलेशनशिप है जो वो इम्प्रूव हो जाए। आप में से मैं एक दो जनों को अनम्यूट करूंगी। मुझे सिर्फ आप लोग ये बताओगे कि आप रेमेडीज को क्या समझते हो अपनी लाइफ में। क्या ये कोई चमत्कारी चीज होती है? ऐसा क्या है रेमेडीज में कि लोग इसके लिए लाखों रुपया देते हैं? और आपके हिसाब से उपाय जिसको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, आपकी लाइफ में क्या भूमिका निभाते हैं? ठीक है, तो सभ्य आप ओपन करिए और मुझे बताइए कि अपनी लाइफ में रेमेडीज को लेकर क्या विचार है। फिर मैं अपने जब शुरू करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो मैं पहले 2 मिनट दे देती हूँ आपको। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, हाँ जी। मैम हाँ मैम, मुझे लगता है रेमेडी एक प्रिवेंशन है, पूरा क्योर नहीं है। बट लाइफ को धीरे धीरे चलाने के लिए रेमेडी चाहिए, मतलब ऐसा मैं समझता हूँ। पूरा क्योर नहीं है बट तो खराब से थोड़ा सा बेहतर। तो आपको क्या लगता है कि रेमेडीज करने से इंसान ठीक हो जाता है? ठीक नहीं होता पर बहुत हद तक कहते हैं ना, अ, कुछ तो बेटर हो जाता है तो ऐसा। उसके पीछे आप लोग क्या लॉजिक समझते हो कि अगर कोई रेमेडी करने से किसी को बहुत जल्दी फर्क पड़ रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या कभी सोचा आप लोगों ने कि ये पर्टिकुलर चीज हमने की और इसके बाद चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो गई? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी लगाया आप लोगों ने? कभी सोचने की कोशिश की आप लोगों ने कि लाल किताब की इतनी भारी भरकम कई रेमेडीज हैं, वो करते ही 5 से 7 घंटे में लोगों को रिजल्ट आ जाता है, या कई रेमेडीज ऐसी है जो लंबी चलती हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है? कभी आप लोग इस लॉजिक के पीछे नहीं गए? असल में क्या होता है कि जब उपाय की बात आती है तो सबको ऐसे लगता है कि उपाय में कोई चमत्कारिक जो है वो शक्ति होती है जो करने से जो है आप ठीक हो जाते हो। लेकिन असल में जो रेमेडीज के पीछे, उपायों के पीछे काम करने वाली चीजें हैं वो कुछ और है। आप लोग सभी जितने भी लोग, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालूंगी बिकॉज सबका वो होना चाहिए। हालांकि मैं लाइव भी ले सकती थी, वहां पे बहुत लोग लाइव में जुड़ जाते, लेकिन मुझे वहां पे बात करने में दिक्कत होती है तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कि मुझे जब तक आप लोगों से कनेक्टिविटी नहीं फील होती तो मुझे ऐसे लगता है अकेले बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, वो मजा नहीं आता करने का। ठीक है, तो मुझे अब आपके चेहरे दिख रहे हैं तो मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है सभी का, राइट? तो रेमेडीज जो है वो असल में क्या है वो आज समझेंगे। उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, जो प्रवाहित किए जाते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, जो चीजें जलाई जाती हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, जो चीजें पहनी जाती हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है। और इसके साथ साथ किसी भी कोई भी पर्सन की जो रेमेडी है एक से दूसरे के साथ मैच नहीं होती कभी भी। किसी को, वो इंसान को, वो रेमेडी जो है वो कुछ आवर्स में रिजल्ट देती है और कुछ को वो रेमेडी कभी भी रिजल्ट नहीं देती। ऐसा भी देखोगे आप। ठीक है, चलिए, किसी ने हैंड रेज किया था, प्लीज जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो बाद में करिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आज का दिन जो है वो अक्षय तृतीया का जिसको बोलते हैं, पंचांग की तिथि तृतीय होती है आज। और आज दो बड़े काम होते हैं, एक तो अक्षय तृतीया को तो हम मानते ही हैं, दूसरा भगवान परशुराम का जन्मदिन होता है आज के दिन। और ये जो तृतीय तिथि है, और आप लोग जानते हो कि भगवान परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु के ही
अवतार थे, और कहीं ना कहीं वो भी इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर आए थे तो दुष्टों का संहार करने के लिए आए थे। क्योंकि भगवान विष्णु ने जब जब जन्म लिया है किसी मनुष्य के रूप में, कहीं ना कहीं त्रासदी को खत्म करने के लिए किया है, तब तब वो जमीन पे उतरे हैं और सबका उन्होंने जो है वो ठीक किया। अब यहाँ पे जब भी हम ना सारा, मैंने जितने भी आज देखा लोगों, जैसे कि आज मैंने रेमेडी की क्लास रखनी थी तो लोगों ने को बोला कि भाई आज तो क्लास का तो मैम रेमेडी का तो दिन टाइम निकल गया। तो मैंने कहा असल में रेमेडी का टाइम तो अब शुरू होगा 8 बजे। ऐसा क्यों मैंने बोला, बिकॉज कि आज का दिन जिसको आप सिर्फ दिन से समझ रहे हो, आज एक ऐसा दिन है, मैंने एक शॉर्ट आप लोगों के लिए डाला था कि असल में आज का दिन एक स्टोरेज डे है, स्टोरेज का दिन है ये। आप लोगों की कई बार मेमोरी जो है आप लोगों के फोन में बहुत ज्यादा जब भर जाती है, उस समय आपके पास और डाटा सेव करने के लिए क्या नहीं होता, कोई उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता फोन में या लैपटॉप में। ठीक है, आज की भाषा में बता रही हूँ कि असल में अक्षय तृतीया को यूज कैसे करना चाहिए। और आप क्या करते हो कि आपका वो डाटा बहुत जरूरी है, आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसके बदले में आप क्या करेंगे, आप एक नई सैनडिस्क खरीदेंगे और एक नई सैनडिस्क जो है उसमें अपना पुराना डाटा ट्रांसफर करेंगे और नए के लिए फिर से अपने फोन को आप रिफ्रेश करेंगे। यही करते हैं ना, सिंपल। बस यही करना है आज आपको। पुरानी जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में है उनको आज आपको निकालना है, रिमूव करना है जो यूजलेस है। अगर आज मैं कहूं कि नई चीज आपको लेकर आनी है कोई, जैसे कि नई खरीदारी के लिए सब लोगों के दिमाग में ही ये चल रहा है, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। ऐसे मैं भी खरीद के लाई हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेकर आई। वो अपने अपने मन की बात है कि कोई क्या खरीदना चाहता है। लेकिन असल में आज का दिन जो है वो है आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को जो है शुरू करना। वो पॉजिटिव चीज जो है वो कोई भी हो सकती है। जब आप सोना चांदी या महंगी कोई चीज खरीदते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी वो एक पॉजिटिविटी इन्वेस्टमेंट हुई, आपको फ्यूचर में वो क्या आएगी, काम आएगी। कहीं ना कहीं जो चीजें हम आज महंगी खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, काम आएंगी ना। अब हमारे पास सिक्योर हो गई ना वो चीज कि भाई चलो पड़ा है, कभी जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को दे देंगे या कुछ भी कर देंगे, राइट। तो इसमें रेमेडी का जो खेल है, लोग कह रहे कि ये कर दीजिए आपको तो आपके साथ ये हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल रेमेडी अपने जो है शॉर्ट में दी है कि आज के दिन कुछ नहीं करना आपको। आप प्रॉब्लम समझिए अपनी कहाँ पे आ रही है, वहां पे आपको एक नई शुरुआत करनी है। बस पुराने लोटे को उड़ेल देना है, खाली कर देना है, और उसकी जगह एक नया लोटा जो है वो रख देना है। अब ये लोटा पानी का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, रिश्तों के जो जज्बात होते हैं, जो आपके फीलिंग्स है, जो इमोशनल स्टकनेस है आपकी लाइफ की, वो भी हो सकती है। उन सबको रिमूव करने का दिन है आज। जैसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम हुए हैं, उनका क्या काम था। अब ये जब बार बार जब शास्त्रों में बात आती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो समाज में या शुरू से जब से जो है ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा है, तब से ही मानव और दानव इकट्ठे रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां हमेशा से इकट्ठी रही हैं। तो फिर यहाँ आज क्या नया हुआ। हमेशा हम लोग इन दिनों को, त्योहारों को एक और ही पर्पस की तरफ ले जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन असल में ये जो दिन खास होते हैं, नवरात्रे हो गए, अक्षय तृतीया, दिवाली, होली, दशहरा, जितने भी बड़े जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, उन सभी में असल में आपको पुराना डाटा कहीं ना कहीं रिमूव करके नई चीजों के लिए जगह बनानी है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे जब हम उपायों की बात करते हैं तो आज के दिन आप कोई भी नई शुरुआत करेंगे। आज हालांकि मेरी दूसरी क्लास थी लाल किताब की, उसको मेरे को कैंसिल करना पड़ा, मैं थोड़ा लेट हो गई मार्केट में। और ये वाली क्लास मैं कैंसिल नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ ये दिन आप सभी के लिए, जो भी इस वीडियो को कल देखेंगे, पता नहीं कितने लोग देखेंगे,
वो सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं उपायों को लेकर जो भ्रांतियां हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स की एक क्लास तो लेट कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मुझे एडजस्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे कि वो कहीं वो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सबकी अच्छाई के लिए कुछ करने जा रहे हैं। जब आप किसी के पास भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो वो इंसान आपको कुछ ना कुछ उपाय जब देता है, आप लोग कभी भी उससे ये क्वेश्चन नहीं करते हो कि ये जो आप रेमेडी हमें दे रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उसके पीछे की लॉजिक आपको नहीं समझा पाया, तो वो सही ज्योतिषी है ही नहीं। जो सही ज्योतिषी होते हैं वो हमेशा पहले उसकी चीज की लॉजिक समझाएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। कहीं भी उपायों में ये नहीं लिखा गया, ना लाल किताब में ना किसी और वैदिक शास्त्रों में, किसी के पीछे भी लॉजिक नहीं लिखा गया। लॉजिक आपको खुद लगाना है, बिकॉज कि आपको भगवान ने अपना ही स्वरूप बनाकर इस धरती पर भेजा है। आप सेम डिट्टो उसी की कॉपी हो, उसी ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है। तो फिर आप कोई भी काम करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि क्या हमें ये चीजों की जरूरत है भी, क्या हमें ये करने से फर्क पड़ेगा। पूरी जिंदगी हम लोग ज्योतिषियों को गाली निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं कि फलाने बंदे के पास गया था, उसने उसका फर्क नहीं पड़ा, उसके पास फर्क नहीं पड़ा, वो बंदा सही नहीं है, वो लूटता है, वो फलाना वो धमकाना। कभी अपने पे सोचा है आपने? कभी अपने आप पर सोचिए कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है उपायों की। आपके अंदर कोई ना कोई, आपके चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी हिडन जो है कर्स है, जिसको आपको खुद को क्लियर करना है, आपको खुद को समझना है। और वो किसी के द्वारा जो है सिर्फ हेल्प की जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्टेशन देती रहती हूँ, डेली का मेरा 2-4 जनों से जो है वो चलता रहता है। मैंने कभी भी किसी को अगर आधा घंटा बोला है, तो मैं 1 घंटे से पहले उसको नहीं छोड़ती, चाहे वो बंदा बोर हो जाए। मुझे उसकी एक एक चीज समझानी है। क्यों समझानी है? कि आज के बाद जब वो किसी और के पास जाएगा, तो उसके पास जो है एक सॉलिड जो है वो अपना परसेप्शन हो कि भाई मेरी कुंडली तो ऐसे काम कर रही है, आप ये क्या करवा रहे हो। आज के समय में रेमेडीज के नाम पर इतना बड़ा जो है वो खेल जो मैं कह लूं कि चल रहा है। 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, क्या इन चीजों की कोई कीमत है? इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। लाल किताब में बहुत सिंपल रेमेडीज है, बहुत सिंपल। पूरी दुनिया में लाल किताब की रेमेडीज की जाती है, सारी किचन से जुड़ी हुई हैं, सारी आपके घर से जुड़ी हुई हैं। 5 या 10 रुपए की, हद से हद 50 रुपए की रेमेडी हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ लाल किताब नहीं है ऐसा, आपकी वैदिक की रेमेडीज भी बिल्कुल ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जिसमें कुछ भी आपको नहीं देना है। अभी जो मैंने परसों वीडियो डाला है नक्षत्रों के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, एक बार आप लोग ध्यान से सुनना उसको। आपको बहुत सारी चीजों का मतलब उसमें समझ में आएगा। जो मैंने नवतारा पे आप लोगों को क्लास दी हुई है आपकी जिंदगी की, एक सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए वो, कि जब आपका जन्म हुआ तो आप लेकर क्या आए हो लाइफ में। ठीक है? तो रेमेडीज करनी कैसे चाहिए वो भी बात करेंगे, किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेमेडीज हर किसी को जरूरत नहीं होती करने की। किन को जरूरत नहीं है करने की, पहले तो उन लोगों को समझ लीजिए। उन लोगों को रेमेडी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो अपनी फैमिली को सबसे आगे रखते हैं, अपने माता पिता के साथ चलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो उनका सबसे ज्यादा जो एम होता है अपनी लाइफ में, वो क्या होता है? दूसरों को सुख देना। अगर ऐसे लोगों की दशा अंतरदशा कोई बुरी आ भी गई है 2, 4, 5 साल की, तो वो जब उस वो जब निकलेगी, उसके बाद जो उसको राइज मिलेगा वो शायद वो सोच भी नहीं सकता उस चीज के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर ज्योतिषियों पे दोष डालना शुरू कर देते हैं, या फिर हम अपने कर्मों पे, या अपनी कुंडली पे, और नहीं तो अपने घर पे ही दोष डाल देंगे, भाई मेरा तो घर वास्तु दोषों से भरा पड़ा है। कर्स करना बस किसी को भी कर दो,
बंदा चाहिए गुस्सा निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए। कुंडली पे निकाल लो, वास्तु पे निकाल लो, किसी ज्योतिषी पे निकाल लो, यहाँ पे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में अभी के अभी जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी यहाँ पे कॉपी अगर आप लोग लेकर बैठे हैं तो जरा 10 नाम लिखिए अपनी लाइफ के, 10 लोगों के नाम लिख सकते हो अपनी जो भी आपके क्लोज रिलेशन में 10 लोग हैं, और उन पे जरा टिक्का मार के देखिए, जरा टिक मारिए कितने लोगों से आपके रिलेशन अच्छे हैं। महीने में, महीने में 30 दिन होते हैं, 31 भी होते हैं कई बार। तो 30 से 31 दिन में हम लोगों ने सिर्फ खाया ही है, सिर्फ खाया ही है ना। खिलाया क्या है आपने, कभी देखा आपने? हम लोग हमेशा एनवायरनमेंट को जो है वो बोलते रहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जी, बारिश नहीं हो रही, तूफान नहीं आ रहा है जी, वहां बाढ़ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हर वक्त प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करते हैं हमेशा। पेड़ नहीं है जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पेड़ भगवान विष्णु थोड़ी ना लगाएंगे आके, उन्होंने तो अपने रूप में आपको भेजा है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, कितने कितने सालों के हो, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 35 का होगा, कोई कितनी कितनी भी एज का हो। मेरे को बताइए इतने सालों में कितने पेड़ लगाए, क्या किया नेचर के लिए, प्रकृति के लिए क्या किया है? क्या हम हकदार हैं ऐसी चीजों के लिए कि हम भगवान को दोष दे पाए, अपने समाज को दोष दे पाए? मेरे पास जब भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बोलती हूँ कि कि एक जैसे लोग मेरे को कहते हैं कि फलाने बंदे से मेरा रिश्ता सुधर जाएगा, आपको क्या लगता है कि वो बंदा मेरे को रिगार्ड देगा वापस, मेरे को मेरी फैमिली में इज्जत मिलेगी? मुझे बहुत ज्यादा लोग कर्ज करते हैं, मेरी बहुत बुराई करते हैं। तो मेरा ये आंसर होता है कि आप उनके लिए आए हो या अपने लिए आए हो, पहले तो ये क्लियर करो। अगर तो उनके लिए आए हो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। मुझे नहीं पता वो कब रिगार्ड करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब वो आपको गाली देना छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप खुद की बात करोगे कि भाई मैं कब जो है इस लायक बनूंगी कि लोग मेरी इज्जत करें, तो मैं आपको उसका रास्ता दे सकती हूँ। दोनों चीजों में छोटा सा अंतर है। असल में क्या है, जैसे कि मैं बैठी हूँ, मेरे को अपनी शक्ल तो दिख नहीं रही, कैमरे में दिख रही है सिर्फ लैपटॉप, लेकिन अगर मैं ऐसे दे बोलूं तो मुझे डायरेक्ट अपनी तो नहीं, मुझे कौन दिख रहे हो? मुझे आप लोग दिख रहे हो। आप लोगों को कौन दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ। तो हम क्या हो गए, आमने सामने हो गए। हमेशा सामने देखना इजी लगता है, हमेशा सामने देखना आसान लगता है। अगर मैं आपको अभी बोलूं या आप मुझे बोलो कि मैम आप अपनी तरफ देखिए सिर्फ, तो मैं देख पाऊंगी कभी? नहीं देख सकती। शीशे में ही देखना पड़ेगा अगर अपने आप को देखना है तो। और शीशे में हम लोग वो चीज देखना नहीं चाहते जो हमारे में बुराई है। शीशे में हमारे जरा सी गंदगी होती तो हम फटाफट साफ करते हैं उसको, कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा, भाई शीशा साफ करो। तो कभी कभी अपनी पर्सनालिटी या अपने अंदर कभी झांक के देखते हैं हम लोग कि हमारे अंदर क्या है। तो उपायों की बात आएगी तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए, जो अपनी प्रकृति के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो अपने कर्म पे चल रहे हैं, उनका भला हो ही जाएगा किसी ना किसी के थ्रू, गारंटी है ये। क्योंकि जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आप थोड़ा कमाते हो, पत्नी की इज्जत कर रहे हो, उसको प्यार से रखा है, उसको सम्मान से रखा है, इट्स ओके। दूसरी चीज कि जब हम अपने हॉरोस्कोप की बात करते हैं, रेमेडीज की जरूरत ज्यादातर उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे बुरे कर्म किए होते हैं, जिनकी वजह से उनके पास संचित कर्मों में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है कि वो इस प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जी पाए। जो हम पीछे से लेकर आते हैं, संचित ही बोलते हैं ना, इकट्ठा करके जो लाए सेविंग अकाउंट। अब ऐसे लोगों को जब रेमेडी दी जाती है
ऐसे लोगों को रेमेडी देना टू डिफिकल्ट। ऐसे लोगों को ही रेमेडी जो है वो बहुत देर से लगती है। जो पहली कैटेगरी मैंने बताई आपको, उनको हम लोग सिर्फ इतना भी बोल देंगे कि आप सुबह उठ के 10 मिनट वॉक कर लो, वो बंदे की पूरी लाइफ सुधर जाएगी। और जिनके चार्ट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर दोष होते हैं कि उनको जगह 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 जो है, कम से कम भी अगर ज्यादा नहीं तो मैं बोलूंगी 10 से 15 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे 10 15 20 सालों के बाद उनको समझ में आएगा कि असल में एस्ट्रोलॉजर के पास मेरा इलाज नहीं है, मेरा इलाज तो मेरे पास ही है, जो मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। कुछ पर्टिकुलर दोष कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है। जो लोग परेशान हैं आज के समय में बहुत ज्यादा, चाहे वो घर से है, चाहे रिलेशन से है, चाहे पैसे से है, चाहे किसी भी तरह से बच्चों से है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगाज आपके चार्ट में होते हैं। आपको कुछ काउंटिंग नहीं करनी, कुछ आपको एस्पेक्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जस्ट आप ये देखिए कि अगर किसी के भी चार्ट में शनि और राहु, शनिदेव और राहु देव दोनों राशि के अनुसार एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से बैठे हों, ऐसे लोगों को जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। अब कई लोग इससे निराश हो जाएंगे कि भाई फिर तो हमें, मतलब फिर हमारा इलाज कैसे होगा? बिल्कुल होगा इलाज, उसी के ऊपर तो क्लास है ना, कि इलाज किया कैसे जाए। जैसे हम शनि और राहु को बोलते हैं श्रापित योग, ऐसे ही सेम शनि और राहु का मतलब क्या हुआ? शनि इज योर कर्मा, यानी कि काल। सैटर्न क्या है? काल है। जो आप काल पुरुष कुंडली कहते हो, वो जरा दरअसल वो आपके कर्मों की कुंडली है। काल जो है वो सैटर्न है, और महाकाल जो है वो उसके अंदर ये काल आता है। और जब सारी चीजों का विनाश करना होता है, अंत करना होता है, तभी हम महाकाल के पास जाते हैं। वरना पूरी लाइफ हम लोग किसके बीच में घूमते हैं? काल के बीच में। मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जिस दिन ये लोग, साथ के साथ आप लोग नोट करना चाहो कर सकते हो, कुछ भी किसी का इलाज नहीं है। आप 10 लाख की भी पूजा करा लो, आप कुछ भी करा लो, कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कोई इलाज नहीं है शनि राहु का। इलाज क्या है? इलाज ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, राहु इज योर फोर फादर्स के साथ जोड़ा जाता है राहु को। आपके फोर फादर्स ने किसी के कर्मों के साथ षड्यंत्र रचा। राहु को हम लोग षड्यंत्र के लिए बोला जाता है। आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे इलाज किया जाए। और बाकी कुछ सिंगल सिंगल जो प्लैनेट होते हैं वो कभी इतना आपको हरास नहीं करते हैं, चाहे वो नीच का हो, चाहे वो उच्च का हो, चाहे जैसा भी हो। कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो जिंदगी में जिसके चार्ट में होगा वो यहाँ पे अभी मेरे को शेयर कर देना उस चीज को कि ऐसा है कि नहीं। अब ये शनि राहु आपके फोर फादर्स के बिगड़े हुए कर्मों को दिखाता है, यानी कि आपके कर्मों के पीछे, यानी आपके प्रोफेशन के पीछे एक ऐसा भूत जो है वो लग गया, जिसकी धड़ नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फेस है उसके साथ। ऐसा इंसान पूरी जिंदगी एक कंफ्यूजन में रहेगा, और बड़ा प्रोफेशन, बड़े काम करने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट, गलत चीजें करेगा, और वो गलत रास्ते पे जाके सब कुछ गवा बैठेगा। सिंपल। अब ये सैटर्न जब खुद काल होते हुए राहु देव जैसे प्लैनेट के साथ बैठते हैं, तो हम लोग इनको बोलते हैं, लाल किताब में बोलते हैं पापियों की टोली, राहु केतु और शनि को। ये तीनों प्लैनेट जब भी आपके चार्ट में किसी भी रूप में बैठ जाए, तो आप ये समझ लो कि कर्मों में बहुत बड़ा जो है वो बिगड़ा हुआ काम है। आप अभी का नहीं है, ये आपके संचित कर्मों से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत गलत तरीके से जो है चीजें इकट्ठी करके लाए हो। अब इस जन्म में आपको सारी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? तो मैं जैसे आपको सिंपल सी बात बताइए कि काल से भी ऊपर एक ही है, वो है महाकाल। तो शिव के पास उसका इलाज है, शिव के अलावा किसी के पास नहीं। शिव एक ऐसे
एक ऐसे देवता कह लीजिए कि जिनके पास जितने भी हानिकारक कह लीजिए, विनाशकारी कह लीजिए, आउट ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, बिगड़े हुए कह लीजिए, आप कुछ भी कह लो, जो किसी से कंट्रोल नहीं होगा वो शिव से कंट्रोल होगा। आपने देखा शिव के परिवार में सांप, बिच्छू, मोर, मल्टीपल तरह के हाथी, गण, ठीक है, हर तरह का जो जिसको कहेंगे कि उन्होंने अपनी फैमिली को हर तरह से मल्टीपल चीजों के साथ जोड़ा हुआ है। तो साफ पता चलता है ना कि जब भी किसी की फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हों, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जब शनि राहु जैसे आपके चार्ट में आ जाते हैं कॉम्बिनेशन, तो ऐसे में फैमिली में नशे बहुत बढ़ जाते हैं। शराब का एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, नशे बहुत ज्यादा होते हैं ऐसी फैमिलीज में। वो चाचा ताऊ के साथ आपके बहुत भयंकर रिलेशंस रहते हैं। प्रॉपर्टी आप बनाएंगे बहुत बड़े, आप प्रॉपर्टी बनाने के बाद कुछ ऐसी चीजों में फंस जाएंगे कि पूरी जिंदगी आप निकलेंगे नहीं। मान लीजिए कर्जा ले लिया तो फंस गए, आप कर्जे के बाद नहीं निकल पाएंगे, आप पूरी जिंदगी उसमें लपेटे में रहेंगे। सैटर्न राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसे इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, काम नहीं करना है उसको, उसको काम नहीं करना है, उसके पास सोच है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, उसके पास बहुत सारे प्लान्स है। सैटर्न राहु वालों के पास बैठो, आपको 10 तरह के बिजनेस प्लान बता देंगे। अगर उनसे बोलो आपने कोई किया है, जीरो। तो सैटर्न राहु के जब एक के चार्ट में आपको किसी फैमिली में मिल जाए, तो बिना सोचे समझे उनकी पूरी फैमिली के चार्ट ले लो। पूरी फैमिली के चार्ट्स में सैटर्न राहु मिलेगा। कभी भी इतने बड़े बड़े योग किसी की कुंडली में ऐसे नहीं बनते हैं। आप कोई एलियन नहीं हो कि कहीं और से आ गए, आपके माँ बाप कहीं और से आ गए, दादा दादी कहीं और से आ गए, सारे एक ही चेन सिस्टम से बड़े बंधे हुए हैं। तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोफेशन को लेकर, मकान को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, नशे, हर चीज का रोल रहेगा आपकी जिंदगी में। गलत लोगों का संग रहेगा। ठीक है। अब दूसरा आपको बताऊं तो सैटर्न केतु को ले लो। सैटर्न केतु क्या होता है? सैटर्न केतु जो है एक ऐसा प्रोफेशन जिसके जिसके पास ऐसा काम कर रहे हो जिसमें भागा दौड़ी है, सारी जिंदगी भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो, चला चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा रुकना कहाँ पे, मिल क्यों नहीं रहा। अंधाधुंध दौड़े जा रहे हो, अंधाधुंध दौड़े जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। आपको लोग समझा रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं इन दोनों को बोलती हूँ कि ये दोनों प्लैनेट जो है वो सेपरेटली काम करते हैं। आपको दिखेंगे कि सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे राहु है वहीं पे केतु भी है, जहां पे केतु है वहीं पे राहु भी है। ये दोनों अलग नहीं है असल में। वो सिर्फ एक आपको समझाने के तरीके से चीजें आपको बताई गई कि गर्दन कट गई, ये हो गया, वो हो गया, वो ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीज है। आपका इलाज जो है सिंपल तरीके से, सैटर्न के साथ राहु है तो सोचना बंद करिए, लोगों के साथ धोखा बंद करिए। आप जो लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में चीटिंग कर रहे हो, लोगों के काम छुड़वा रहे हो, चुगली कर रहे हो, चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हो, तो इसके बदले में क्या किया जाएगा कि आपको ये काम छोड़कर, अगर आपको आपके प्रोफेशन में सैटर्न राहु के जिंदगी में मैंने देखा इन लोगों के कि इनको लाइफ में चीटिंग्स बहुत मिलती है, प्रोफेशनल लाइफ में काफी चीटिंग्स मिलती है इनको। तो अब चीटिंग्स मिल रही है ना, तो आप इस चीज को समझिए कि आपने जो गलत काम कर दिया पिछले वक्त में, या पिछले जन्मों में, जो भी आप जहां से भी आ रहे हो, या आपने किया या आपके फोरफादर्स ने किया, ये तो कंफर्म है कि अगर आपके चार्ट में आया, आपको वहां पे जो इलाज करना है वो केतु के थ्रू करना है। अब यहाँ पे इलाज केतु के थ्रू कैसे होगा? इलाज केतु के थ्रू ऐसे होगा कि सैटर्न राहु आपको क्या करेगा,
थॉट्स में डाले रखेगा, इल्यूजन में, कंफ्यूजन में डाले रखेगा। लेकिन केतु क्या है? केतु इज एक्शन। केतु को हम मंगल का ही दूसरा रूप बोलते हैं। तो केतु एक्शन है। तो वो क्या बोलता है कि सोचना छोड़ के थोड़ा एक्शन पे उतरा जाए। एक्शन क्या है? मेहनत, हार्डवर्क। वो आप करना नहीं चाह रहे। आप जैसे ही सोच छोड़ के फालतू की चीजों की जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो ये जो आपका योग है कहीं ना कहीं कटेगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि भगवान शिव को किसी भी रूप में आराधना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए एक और ले लेते हैं, मार्स राहु और मार्स केतु, या सैटर्न मार्स। ठीक है। अब यहां पे आप लोग समझिए कि मार्स क्या है। मार्स जो है वो केतु का ही दूसरा रूप है। केतु और मंगल एक जैसे ही हैं, दोनों मिलते जुलते ही प्लैनेट है, सेम ही है लगभग। सेम गुस्सा, सेम एंगर, सेम एक्शन, हर चीज जल्दी चाहिए, वेट नहीं होती है। जैसे केतु लगन में होता है ना, बहुत जल्दबाज होते हैं लोग, बस आज के आज ही काम हो जाए, अभी हो जाए, अभी मैंने सोचा है ना, बस अभी हो जाए ये काम। मंगल होगा तो भी ऐसी है, एंग्जाइटी से भरे रहेंगे। वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करता, अपनी फैमिली में गलतियां निकालते रहेंगे। मार्स राहु क्या है? इसको हम अंगारक योग बोलते हैं। आप देखिए जिनके भी चार्ट में अंगारक योग, यानी कि मंगल जो है वो काल पुरुष कुंडली का पहले भाव का लॉर्ड है और आठवें भाव का लॉर्ड है, उसके साथ मार्स और के साथ केतु और राहु जैसे प्लैनेट हैं। तो वो क्या दिखाता है कि इस जन्म में ना तो आपको भाइयों का साथ मिलेगा, ना जमीन मिलेगी, ना पति का सुख मिलेगा, और ना ही आपको संतान का सुख मिलेगा। तो जब आपकी लाइफ में ये सब चीजें ही निकल गई तो आपके जीने का क्या मतलब बनता है? मार्स केतु है, आपके संतान को आपसे दूर कर सकता है, मार सकता है उसको, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी कोई गंभीर सर्जरी हो सकती है। मार्स राहु भी सेम टू सेम ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे एक और आपको, आप लोगों को इंसाइट दे दूं कि जितने भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ, ये कहीं से मैं पढ़ के नहीं बता रही। दूसरी चीज, ये कहाँ पे बैठा हुआ है ये देख लेना आप। जैसे कि मार्स राहु लगन में बैठा है, तो आप जिंदगी में एक बार अपने आप को ही चोट पहुंचाएंगे। किसको मारने की कोशिश करेंगे? खुद को। मार्स राहु मार्स केतु डैमेज किसको करेंगे? खुद को करेंगे। यही आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस इज योर फैमिली, सेविंग। तो किस पर अटैक करेंगे? सिंपल तरीके से बता रही हूं आपको, फैमिली पे, फाइनेंस पे, राइट। थर्ड हाउस में पड़ोसी या आपके बहन भाई। चौथे में आपकी मदर या आपका घर या आपका मदरलैंड। आपकी प्रिडिक्शन वैसे वैसे ही चेंज होती चली जाएगी कि ये योग आपका बैठा कहाँ पे हुआ है। सेवेंथ हाउस में है तो आपकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए स्पॉइल हो गई। एट्थ में है, इन लॉज आपके बहुत जो है वो तंग करने वाले मिलेंगे आपको, और आपको उनसे बहुत सारी पीड़ा जो है वो झेलनी पड़ेगी जिंदगी। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि आपके किस भाव में ये बैठकर जो है वो ये आपको इम्पैक्ट दे रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही, नहीं तो मैं हेडफोन लगाऊं। मेरे को बता देना बीच में, क्योंकि वो बाद में बड़ी अजीब सी राक्षस जैसी आवाज आती है फैलने वाली ना। तो मेरे को खुद कई वीडियोस में ऐसे चली गई और मैं बाद में सोचा कि स्टूडेंट इतने मस्त है कि बताते भी नहीं, वही को हो रही है आवाज। तो वो चीज, तो ये योग आपके किस भाव में बन रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी भाव में बनेंगे वहीं से, और टेंथ हाउस में बन गया कोई योग तो पूरी जिंदगी, ये जो योग होते हैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, ये सिर्फ एक दो साल का नहीं है।
और ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम कब क्रिएट करेंगे, जब इनकी दशाएं एक्टिव होंगी। उस समय पर ये जो आपका जो है वो योग जो है स्टार्ट हो जाएगा। उस समय ये जो प्रॉमिस है आपके चार्ट का, वो आपको तंग करने के लिए आएगा। जैसे मेरे पास एक गुड़गांव की वास्तु विजिट थी, तो उनका ये कहना था कि हमारी फैमिली में जो है बड़े ब्रदर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक। तो मेरे को देखते ही समझ आ गया था कि ड्रिंक के लिए एक और प्लेनेट भी जो है वो जोड़ा जाता है, वो है वीनस। जब वीनस भी जुड़ जाता है ना सैटर्न और राहु के साथ, तो फिर तो आप बेड़ा ही जिसको कहते हैं ना, तर गया उस बंदे का। अब जब मैंने उनका घर देखा, उस समय मैंने उनकी कुंडली नहीं ली थी, तो मैंने जब घर देखा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी डिस्टर्ब थी। उनका वेस्टर्न एरिया पूरा खुला हुआ था, साउथ वेस्ट खुला था। तो मेरे दिमाग में एक राहु प्लेनेट तो आया। लेकिन जैसे ही मैंने उनके घर में फीमेल्स को देखा कि सारी की सारी फीमेल्स बीमार हैं, और जितने भी घर के मेल्स हैं वो सारे नशेड़ी है, A to Z नशेड़ी है। 6 भाई, 6 के 6 नशे में। और ये सब आपके साथ घटित क्यों हो रहा है? जब हम राहु को खराब गिनते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनके घरों में कहीं ना कहीं राहु जब 9 में होता है या 9वें साइन से कहीं जुड़ता है, तो ऐसे घरों में ताबीज और भस्में जरूर मिलती। 11वें में भी राहु को देखा है मैंने, ताबीज और भस्म इनके घरों में मिलती। यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी का कारण है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जिंदगी में उस प्रॉमिस को स्टैंप कर रहे हो कि ठीक है भाई, तूने मेरे को गलत जगह पे लेके जाना, देख मैं चला गया और मैं वहां से ये चीज ले भी आया। तो कभी भी भूल के, जब भी ये सब कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में गलत आ जाए, तो उस समय पर आपको ये सब चक्करों में कभी नहीं पड़ना। और अगर आप एक बार पड़ गए तो पूरी जिंदगी जो है आप इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीजें नहीं होती घर में, भूत प्रेत बाधा नहीं होती, सब होता है। सब कुछ होता है जिंदगी में। सैटर्न राहु घर में बाधा ही दिखाता है। मार्स केतु, मार्स राहु, सैटर्न केतु, ये सब जितने भी मेलेफिक प्लैनेट है, मून केतु, मून राहु, ये सब घर में बाधा ही दिखाते हैं। कि इनके घरों में आप अपनी जिंदगी में देख लेना, ये अपना के ऐसे लोगों के साथ आप 10-15 मिनट बैठ जाओगे तो आपका दिमाग भन्ना आ जाएगा बिल्कुल। ऐसे लोग कभी भी आसानी से कोई चीज समझते नहीं है। इनको लाख समझाओ कि इधर से नहीं जाना है आपको, इधर से जाना, वो कहेगा पागल है तू, इधर ही जाना है, इधर ही सही है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बन रहे हैं, वो आपको देखना है किस भाव में है। अब रेमेडीज की बात करेंगे, तो ये जो हम लोग सबसे आसान रेमेडी का तरीका होता है, वो होता है तत्वों के बेस पर किसी भी चीज की रेमेडी करना। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारा शरीर या हमारे अंदर 3 तरह के जो है वो गुण पाए जाते हैं। पहला है रजस, दूसरा है सत्व, और तीसरा है तमस। तीनों को थोड़ा आसानी से समझिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि इसका आपकी जिंदगी में कैसे जो है रेमेडीज के रूप में इन तत्वों का या इन गुणों का आप अपनी जिंदगी में कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमेशा के लिए परमानेंट सारी चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। मान लीजिए कि रजस जो है वो ब्रह्मा जी को डिनोट करता है। रजस ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर है। हर चीज की बनाने का काम, ड्यूटी जो है वो सारी ब्रह्मा जी के पास। अगर आपके अंदर या आपकी बॉडी में रजस गुण बढ़ा हुआ हुआ, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएट ही करते रह जाओगे, क्रिएट ही करते रह जाओगे। और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो मेरा किया हुआ जो इतनी इन्वेंशन है, ये काम क्यों नहीं आ रही। दूसरा जो हम लोग गुण लेते हैं वो लेते हैं तमस।
तमस जो है वो भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। तमस का मतलब है आपकी जिंदगी में ठहराव, आपकी जिंदगी में स्थिरता या अंत। जब हम कोई सामान खरीद के लाते मार्केट से, लाके वो थैला कहाँ रख देते हैं? घर में रख देते हैं एक जगह पे। वो एक जगह पे रखी हुई चीज तमस है। तो अब आपके घर में जितनी ज्यादा चीजें स्टोर होंगी जो कि सदियों से नहीं हिली, वो सारी की सारी क्या हो गई? तमस का रूप धारण कर चुकी है। तो इसका मतलब आपके अंदर तमस का गुण रहेगा। आप चीजें धीरे 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 करेंगे। आपके अंदर जो है तेजी नाम की कोई चीज नहीं होगी। सो लेजी। आपका हर काम जो है वो रुक रुक के ही चलेगा। इसके अलावा नहीं चल सकता। आप एक कभी भी उस तरीके, जैसे कहते हैं ना कि इसीलिए हम लोग वास्तु में क्या बोलते हैं कि अपने घर से जो चीजें हैं वो 3 से 6 महीने में रिमूव करा करिए। तसल्ली से बैठकर अपने कपड़ों को देखो, अपने घर में जो खराब चीजें हैं उनको देखो, उनको। आपकी ये एक अलार्म आपकी जिंदगी में होना चाहिए 15 दिन के बाद, 20 या 1 महीने के बाद, कि जितनी भी चीजें मैंने यूज करनी थी कर ली। और आप देखेंगे हर महीने आप कुछ ना कुछ कचरा जरूर निकालेंगे। चाहे वो 1 महीना पहले आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन आप 1 महीने बाद ना उनमें से ही कुछ निकाल के फेंक दो। 100% श्योर। तो आपने अगर अपने घर में बहुत सारी स्टोरेज कर रखी है, आप अगर बहुत लेजी हो, वो इसी वजह से है कि पुरानी चीजों का स्टोर बहुत कर रखा है आपने। वो जिसको कहते हैं नानी दादी के टाइम के जो कपड़े हैं जिनमें जंग लगा हुआ है, रंग बदल गया है, वो संभाल के रखे बहुओं को देंगे, बेटी को पहनाएंगे, कुछ करेंगे। तो भाई आप नहीं जानते हो, अभी जब हम लास्ट में मैनिफेस्टेशन आपको बताऊंगी, ये जो आप जो चाहते हो ना जिंदगी में, वो आपको मिलेगा नहीं जब तक आप पुरानी चीजें रिमूव नहीं करोगे। जो मैंने आपको आज के दिन की खासियत बताई है वो है स्टोरेज। बट स्टोरेज किन चीजों की? नई चीजों की। पुरानियों को क्या करना है? रिमूव करना है। जो आपके यूज की है उसको रखो। 2-2 कमरे के लोगों के फ्लैट है, या एक एक कमरे का फ्लैट है, या बड़े भी घर देखे हैं मैंने। अब हम लोग जब वास्तु करते तो लेविश हाउसेस भी देखते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े हाउसेस होते हैं कई एकड़ों। तो मैंने देखा जितना बड़ा घर उतना कचरा कम, जितना छोटा घर उतना कचरा ज्यादा। अगर ये झूठ है तो आप लोग देख लो। ऐसा क्यों? बड़े घर में जाके एक आपको अलग ही सुकून, अलग ही एक वाइब्रेशन आती है। वाह कितना आलीशान घर है, मजा आ गया देख के। आपने कभी किसी होटल में देखा है ऐसा कि उस कोने में ये पड़ा है, उस कोने में ये पड़ा है, उस कोने में वो पड़ा है? देखा है कभी? तो वहां पे तमस मिलेगा आपको। वहां पे दो चीजें मिलेगी। क्या मिलेगी? रजस और सतव। अब आएंगे हम सतव के ऊपर। सतव क्या है? भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है सतव को। यानी कि सात्विकता, यानी कि ईमानदारी, यानी पोषण, यानी कि आपका लोगों को कुछ ना कुछ देते रहना। आप बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, किसी को भी दो, उनके लिए कुछ ना कुछ करना। ये है भगवान विष्णु का, जो हमारे पालन करता जिनको माना जाता है। हम बोलते हैं हम लोग कि भगवान विष्णु को हमारे पालनहार हैं। तो जब आप बड़ी किसी जगह पे जाते हो, जो 5 स्टार होटल हो गए या जो लेविश हाउसेस होते हैं, उनमें दो गुण सबसे ज्यादा मिलेंगे, सत्व और रजस। और जिनके भी हाउसेस छोटे हैं, कचरे से भरे पड़े हैं, उनके घर में एक ही मिलेगा गुण, वो है तमस। उन्होंने अपनी चीजों को क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। डिस्ट्रॉय का कारण बने हुए हैं ये चीजें। तो भगवान शिव को बिल्कुल नीचे उतारा हुआ है कि आ जाओ, कर दो बर्बाद, हमें पूरे का पूरा ले चलो साथ के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो आप लोग किस गुण को बढ़ाना चाहते हो? किसको? ये तीनों गुण जो है आपके अंदर होने चाहिए। ये नहीं है कि रजस ही होना चाहिए, यानी कि देते ही रहो सारी जिंदगी। अब कई लोगों की शिकायत क्या होती है जब हम कंसल्टेशन करते हैं, कि मैंने सारी जिंदगी इतना किया, लोगों का इतना किया, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तो आपने सिर्फ सत्ता भी तो अपनाया, एक ही गुण को लेकर बैठे रहे।
भाई देना ही देना है, भगवान विष्णु बन के बैठे हो। तो आप क्या पालनकर्ता बने हुए? इतना मत बनिए ना। थोड़ा सा रजस का गुण लेकर आइए, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, कुछ अपने लिए, सेल्फ के लिए सोचिए। तो रजस इज सेल्फ के लिए कुछ करना। जो लोग अपने लिए कुछ नहीं करते उनमें रजस गुण है ही नहीं। जो लोग अच्छे से तैयार होते हैं, फर्स्ट क्लास, सुबह अपना प्रॉपर तरीके से नहा धो के अपना जैसे भी कपड़े हो एक तरीके से पहनना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रजस गुण बहुत उनमें प्रोमिनेंट होगा। हमेशा वो लोग क्या रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपको देखना एक्टिव रहेंगे। तो आपके अंदर ये तीनों गुणों का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी भी करनी है, सेल्फ के लिए भी सोचना है, और साथ के साथ अपनी जिंदगी में जो चीजें स्टक है, तमस का मतलब एक और तरीके से, अभी तक तो हमने क्या फिजिकल फॉर्म में देखा कि घर में चीजें स्टक कर दी, तो तमस का एक चीजें बढ़ गई, जैसे कि किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, शॉप नहीं चल रही। इट मीन्स कि आपने अपने वास्तु में जो है तमस की, रजस की और सत्व की दिशाएं होती हैं। आपने अपनी शॉप में या कहीं बिजनेस जगह पे कहीं ना कहीं तमस को बहुत बढ़ा रखा है, इसीलिए आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा। बस सामान लाए जा रहे हो, लेकिन दिए भी जा रहे हो, लेकिन आपको रजस यानी कि जो आपके अंदर जो उसका फायदा होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो जो मैंने आपको बोला है कि तमस कब चाहिए हमें, जो खात्मा जब होता है हमारा, कब कब खत्म होता है, जब सारी जिंदगी जी लेते हैं। तो अपनी लाइफ में चीजों को फ्लो करते रहिए। अगर आपसे कोई नाराज है, आपसे कोई दुखी है, लेट गो करना सीखिए। ये जो लेट गो करना है, ये आप में रजस गुण को बढ़ाएगा। जब आप पुरानी चीजों को छोड़ दोगे अपने अंदर, तो भगवान जो ब्रह्मा जी की तरह आप अपने अंदर नई चीजों को ला पाएंगे। ठीक है? तो लेट गो आपका ये रजस गुण को बढ़ा देगा। चीजें जो केतु के कर रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम रजस को ही तो बढ़ा रहे हैं। हम क्रिएटिविटी को ही तो बढ़ा रहे हैं आपके अंदर, आपको सोचने की क्षमता ही तो बढ़ा रहे हैं कि कुछ करो अपने लिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 4 बजे बैठ जाओ और बैठ के जी बस फिर वो चल रहा है आपका, उधर से म्यूजिक चलाया हुआ, उधर से वो चलाया, ऐसे नहीं। उसका मतलब है मेडिटेशन का कि सेल्फ ओरिएंटेड हो जाइए, सेल्फ आइसोलेशन में जाइए, अपनी चीजों के बारे में बारीकी से सोचिए, क्या कमी है, क्या क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं मैं, जो मेरी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं। लोग क्यों कर रहे हैं, उसकी गुणों को देखिए, वो क्या कर रहा है ऐसा, कुछ तो कर रहा है वो। उसने रजस के गुण को बढ़ाया है कहीं ना कहीं, उसमें कोई ना कोई क्रिएशन नहीं है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी है सामने वाली शॉप में, जो उसकी चल रही है, मेरी नहीं चल रही। ठीक है? जैसे अब किसी को अहंकार हो गया बहुत ज्यादा, अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, हो सकता है क्लास में बैठे भी हूँ, तो उनका कहना था अभी आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा जो है वो इंसान बनने वाला हूँ। जब लोग बड़ी बात करते हैं, बड़ी बात, जो अहंकार आपके अंदर स्थिर हो जाता है, तमस के गुण को बढ़ाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, अहंकार मत करिए, आप लेट गो करिए, क्षमा क्षमा करना सीखिए। तो इस तरीके से आप उन तत्वों के थ्रू अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही होगी, 12 के 12 भाव हैं आप सभी के, इतने ही है, किसी के कम ज्यादा तो नहीं, किसी को 8 मिल गए, किसी को 6 मिल गए, ऐसा तो नहीं, 12 ही मिले सबको। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। सिंपल रेमेडी करनी है, सिंपल रेमेडी पूरी लाइफ नहीं करनी है, पर्टिकुलर उतने ही टाइम करनी है जितने टाइम वो दशा आपकी चलेगी। राइट? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का लियो लगन है, ठीक है, किसी का लियो लगन है, और लियो लगन के 10th हाउस में टॉरस साइन आता है। टॉरस साइन है तो ऐसे बंदे को प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। कोई भी XYZ प्लैनेट बैठा हुआ, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए कौन सा प्लैनेट बैठा, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दिक्कत आ रही किसी को बहुत ज्यादा, जॉब नहीं मिल रही, या उसका प्रोफेशन में जो है वो
क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन नहीं हो रही है, राइट, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, ये सब कौन दिलाता है? ये आपको 10वां घर दिलाता है। ऐसे में कुछ नहीं करना आपको, उस घर की राशि उठाइए, यानी कि जैसे लियो वालों के लिए 2 नंबर की राशि, उस 2 नंबर की दिशा में अपने घर में चेक करिए कि ऐसी क्या चीज है जो 10वें घर के बैठे हुए प्लैनेट्स के साथ मैच हो रही है। आप देखोगे वहां पे उस दिशा में वो चीजें आपको मिलेंगी। तो 10वां घर टॉरस साइन जो है वो शुक्र का हुआ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हुई। शुक्र के दुश्मन कौन कौन से हैं? शुक्र के दुश्मन सबसे ज्यादा चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति। ऐसे लोगों के घर में नॉर्थ वेस्ट में मंदिर मिलेगा, माँ के सोने की जगह मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो क्या होगा, लाइफ में प्रोफेशनल जो है वो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, जब तक ये आपका हाउस किसी दशा अंतरदशा में एक्टिव हुआ है। तो आपको वो चीजें सबसे पहले हटानी है, पहले और पहला उपाय सभी के लिए ये। अब किसी को मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, सिंपल। तो मैरिड लाइफ के लिए लियो लगन वालों के 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट हुआ और कौन सी राशि हुई? कुंभ। ये कुंभ राशि कौन सी दिशा को बताती है? वेस्ट साउथ वेस्ट। मैम मैं वीनस की डायरेक्शन नहीं ले रही, मैं 2 नंबर साइन की डायरेक्शन ले रही हूँ, ठीक है? बीच में प्लीज मैसेज मत करिए, मेरा ना ध्यान ध्यान भटक जाता है फिर। मैं एंड में सभी से बात करूंगी 1 बाय 1, ठीक है? तो 7th हाउस में आप देखिए 11 नंबर की राशि आ गई लियो वालों के। तो इन लोगों के अगर 7th हाउस में कोई भी XYZ प्लैनेट किसके एंटी बैठा हुआ है? सैटर्न के और राहु के। तो मान लीजिए कि मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इनके वेस्ट साउथ वेस्ट में देखोगे ना जाकर, तो आपको वहां किचन मिल जाएगी। वहां पे कुछ ना कुछ अग्नि से जुड़ा हुआ सामान जरूर रखा होता है। ये प्रॉब्लम पकड़ने का वास्तु का तरीका है। आप वो चीजें जो है वहां से हटाइए, तो आपको वो रिलैक्स आ जाएगा रिलेशनशिप में। दूसरा उपाय क्या करना है, इसी तरीके से आपको पर्टिकुलर उसी हाउस का देखना है। आपको ये नहीं करना कि 12 के 12 घरों में जो है वो चेक करना शुरू कर दो, इसमें ये है, यहां से ये हटा दूं वो हटा दूं, नहीं। दशा किसकी चल रही है और किस भाव के आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या बैड रिजल्ट आ रहे हैं, बस उसी भाव की दिशा जो है आपको तय करनी है उसी राशि के थ्रू। दूसरी चीज, जैसे किसी को फाइनेंस से रिलेटेड बहुत दिक्कत आ रही है, फाइनेंस का घर जो है वो कौन सा हुआ? दूसरा घर। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे, मैं 1000 बारी बोल चुकी हूँ, पिछले वीडियो में भी बोला है, आपकी पहली महादशा जीवन की वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में सेट करने का प्रॉमिस करती है। आप जब तक उस प्रॉमिस को नहीं निभाएंगे, भटकते रह जाओ, 50 साल के बाद भी ऐसे ही धक्के खाते मिलोगे। आप आज के समय में कोई भी काम कर रहे हो, अपनी महादशा जो पहली है उसके प्लैनेट को, उसका काम आज से ही शुरू करिए, चाहे पैरेलल शुरू कर लीजिए। आप देखना विद इन फ्यू मंथ्स आप अपना चलता हुआ काम छोड़ के उसमें सफल हो जाएंगे, ठीक है? अब इसी तरीके से किसी को फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, तो ये जो 2 नंबर की राशि है सेकंड भाव की, किन्हीं की भी, ये आपको रिस्पॉन्सिबल है, ये दिशा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैसा लाकर देने के लिए। तो जितने भी लोग हैं सबको 2nd हाउस मिला हुआ है। जितने भी लोग हैं अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, अपने अपने दूसरे भाव की दिशा को देखेंगे। ये लाइफ टाइम के लिए चीजें हैं, ये एक दिन के लिए नहीं है। इसलिए ये रेमेडी क्लास जो है वो मेरे को आज के दिन इसलिए करनी थी कि भगवान करे कि मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ऐसा देती रहूं। आज के दिन ये शुरुआत करने का मेरा मतलब ही यही था कि मैं हमेशा कुछ ऐसा दूं कि हमेशा जो है वो मेरी लाइफ मेरी तरफ से, बेशक मेरे 2 घंटे जो है वो जाए, चाहे 3 घंटे जाए, चाहे 4 दिन जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोगों में से कोई इक्का दुक्का इंसान का भी जो है फ्यूचर जो है सुधर गया, तो मेरी तरफ से तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। ठीक है? तो आप लोग जितने भी फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं
सेकंड हाउस में दिशा उठाइए, जो भी प्लैनेट है वहां पे देखिए, सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे, अगर नहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाला काम ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले, अब जिस भी भाव से जुड़ा हुआ आपको बैड रिजल्ट आ रहा है, जिस भी भाव से जुड़ा हुआ बैड रिजल्ट आ रहा है, उस भाव उस भाव की राशि से पहले तो बुरे प्लैनेट्स की चीजें हटाएंगे, उसके बाद रखेंगे क्या? ये भी तो बात है ना कि रखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे कि जैसे किसी की सेकंड हाउस में 2 नंबर की राशि आ गई, टॉरस, टॉरस आ गई, टॉरस इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से हम लोग सेकंड हाउस में बैठे हुए मैलेफिक प्लैनेट्स के चीजों को हटा के उसको साफ करेंगे। अब ये टॉरस जो राशि है वो शुक्र की राशि है, लेकिन हमें यहाँ पे शुक्र का कुछ नहीं ले रखना। आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, रख सकते हो। वहां पे आप कपूर रख सकते हो, वहां पे आप चावल रख सकते हो, आप वहां पे जो है वो माँ लक्ष्मी की फोटो रख सकते हो, आप कॉस्मेटिक रख सकते हो, परफ्यूम रख सकते हो, कॉटन रख सकते हो, इवन मिट्टी का एक खाली गमला वहां पे रख सकते हो। इसको बोलते हैं राशि एनवायरनमेंट क्रिएट करना। लेकिन ये राशि एनवायरनमेंट क्रिएट तो हो गया, लेकिन असल में जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो तो महादशा का आ रहा है, ये अंतरदशा के प्लैनेट का आ रहा है। तो अब आप उस अंतरदशा के या महादशा के प्लैनेट को उठाएंगे, और जिस भी भाव से आपको दिक्कत आ रही है, 10वें में आ रही है तो 10वें में लेकर जाइए, दूसरे से आ रही है दूसरे में लेकर जाइए, शादी से आ रही है शादी के घर में जाइए, और अगर इन लॉज से आ रही है तो, या कोई बहुत बीमार हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन से पहले आपको मेलेफिक चीजें हटानी है, फिर आपको महादशा या अंतरदशा के प्लैनेट की चीजें वहां रखनी चाहिए। और जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद आप देखिए चीजों में फ्लो आना शुरू कर। अब कई हाउसेस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव करने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। जैसे जैसे सिक्स्थ हाउस की राशि को एक्टिव करते हैं जब, तो सिक्स्थ हाउस क्या होता है, वो आपके क्लाइंट्स का होता है। सिक्स्थ हाउस क्या है? क्लाइंट का है, जो क्लाइंट से पैसा लेते हो आप, दैट इज सिक्स्थ हाउस। जिनके भी क्लाइंट या जिनके भी ग्राहक पैसा नहीं देते हैं, उनके छठा घर जो है वो अफ्लिक्टेड है, या उनके छठे घर का जो लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि सामान तो ले जाएगा बंदा, बट आपकी पेमेंट फंसा देगा। तो ऐसे में छठे घर की आप दिशा को, उसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए वहां पे, और महादशा के और अंतरदशा के प्लैनेट की चीजें वहां प्लेस करनी शुरू करिए। तो ये जो क्लाइंट है आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? छठे घर को एक्टिव कर सकते हो। अब किसी का मान लो कि आपको दिख रहा है कि इस दशा अंतरदशा में इन लॉज से बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? 8वां घर एक्टिव कर दो? नहीं, 8वां और 12वां घर तभी एक्टिव करना है जब आपको किसी चीज से छुटकारा चाहिए हो, जब किसी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो 12वां घर एक्टिव कर दो। वो बंदा आपकी जिंदगी से गया, वो चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा सबको। समझ में आ रहा है? जरा मेरे को थम्स अप दे दीजिए, क्लियर है तो। ठीक है। अब दूसरी चीज, हमारी जो राशियां होती है वो 12 होती हैं। 12 में सबके 3 3 के ग्रुप बने हुए हैं। 1 5 9 राशियां सभी लोग जानते हैं, वो फायर साइन है, अग्नि तत्व की राशियां हैं। आपके जो भी प्लैनेट 1 5 9 में बैठे हैं, और आपको उनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ रही है जिंदगी, तो आपको इनको कहीं ना कहीं हवन के रूप में जला देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। तो 1 5 9 की राशियों में बैठे हुए प्लैनेट किससे ठीक होंगे? हवन से, और किसी से ठीक नहीं होते। अब आइए आगे, 2 6 10 की राशियां
पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, अर्दी साइंस। पृथ्वी क्या है? धरती, माँ लक्ष्मी, या हमारी माँ की गोद गोद, या प्रकृति कह लो, नेचर कह लो। अभी आपको क्या करना चाहिए कि जिनको भी सेवेंथ हाउस में, मान लो किसी के 2 नंबर की राशि है, किसी के 10th हाउस में 2 नंबर की राशि है, किसी के सेकंड हाउस में 2 नंबर की राशि है, और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 6 10 जहां भी है आपके जिस भी हाउस में, तो आपको वहां पे पौधे लगाने शुरू करने हैं। पौधे लगाने शुरू करने हैं, प्लांट्स लगाने शुरू करने हैं आपको। अब ये प्लांट्स किसके लगाने? इन्हीं राशियों के प्लांट्स लगा दो। तो ये जो सर्च है जो आपको करनी पड़ेगी, अब इतनी बारीकी में मैं नहीं जा सकती हूँ, आप लोग खुद सर्च करेंगे कि 2 नंबर राशि टॉरस यानी शुक्र। तो 2 नंबर राशि का एक स्पेशल पेड़ होता है, हर राशि का एक पेड़ होता है, वो पेड़ लगवाने शुरू कर दो। जैसे जैसे आपके वो पेड़ बढ़ने शुरू होंगे, वैसे वैसे जो है आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां उस भाव से जुड़े हुए छूमंतर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग हो सकता है, बट परमानेंट इलाज यही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। 3 7 और 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। वायु क्या है? वायु जो है, ब्रीदिंग, जिसको सांस लेते हो आप, ये वायु ही तो है ना हमारी बॉडी में। तो पहले तो आपको कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है। जिनका भी 3 7 11 से संबंध है और उनको दिक्कत आएगी, उनको ब्रीदिंग इशू बहुत होते हैं अगर ये मैलेफिक बैठे हैं इनके राशि। आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रीदिंग इशू कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको प्राणायाम जो है वो कर लेना चाहिए, लाइफ टाइम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 43 डेज करके देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। जिसमें 12 राशियां, 27 नक्षत्र आ जाते हैं, तो हमारा 43 डेज का एक साइकिल पूरा हो जाता है, तो आप उसको करिए। दूसरा, आप अपनी इन प्लैनेट्स की बैठी हुई चीजों के, जो भी इन राशियों में प्लैनेट्स बैठे हैं, उनकी चीजें डोनेट कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए। और जो चीजें आप धार्मिक जगहों पे देते हैं, मैंने 1000 बार आप लोगों को बोला है कि वो चीजें हैं वो डोनेशन नहीं है, जो पब्लिक में देते हो वो है। जैसे मेलिफिक प्लैनेट्स की चीजें, जैसे राहु की चीजें, केतु की, शनि की, मंगल की, पब्लिक में दे सकते हो। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादातर मंदिर में ही दी जाती हैं, वो पब्लिक में नहीं दी जाती। ठीक है। नेक्स्ट, 4 8 12, जितने भी प्लैनेट आपके 4 नंबर राशि में, 8 में, 12 में है, और वो राशियां आपके 7 में से, या कि मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, किसी भी हिस्से में आपके दिक्कत आ रही है, तो वहां पे जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनकी चीजें जल प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए बस। आप जैसे जैसे उनकी चीजें जल प्रवाहित करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जिंदगी से वो उनके मेलेफिक जो नेचर है वो चीजों का जाना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं दिमाग बहुत लगाते हैं कि प्लैनेट ही नहीं है वहां पे, राशि है खाली। तो भाई उस हाउस को कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई प्लैनेट, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। दूसरी कंडीशन, उस हाउस का जो लॉर्ड है वो जिसके साथ मेलेफिक होकर बैठा है, मान लो दूसरे घर में 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा जाके शनि के साथ बैठ गया, तो क्या करोगे? शनि की चीजें प्रवाहित करना शुरू कर दोगे। सिंपल। आगे एक और इम्पोर्टेंट तरीका रेमेडीज करने का। अब आपको अब समझ में आएगा असल में कि लाल किताब में भी ज्यादातर चीजें चौथे घर की प्रवाहित कराई जाती है, 8वें की कराई जाती है, या 12वें की कराई जाती है। ज्यादातर रेमेडीज जो है वो पानी से ही की जाती है। इसके बाद एक और रेमेडी आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग सभी राशियों के सुने हैं। अब ये बात सुनते ही भाग मत लेना कि भाई मैंने इसमें जाना है, मैंने उसमें जाना है, मेरी तो ये राशि है तो मैं इसका चला जाऊं, नहीं भाई।
आपको जिस भाव से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, उस भाव की राशि का ज्योतिर्लिंग, उसकी पूजा शुरू करनी है। ना कि अपने राशि, अपने जो राशि का लॉर्ड है उसको जाकर, वो तो माना ही हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम के लिए। आपको सिर्फ जिस भाव से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे राशि का जो ज्योतिर्लिंग होगा, वहां पे आपको जाना चाहिए। वहां जाएंगे तो आपका रिलीफ होगा। आप वहां की पूजा करना शुरू करिए, आपका रिलीफ हो जाएगा जिंदगी से। म- कुछ भी बिना मतलब से किसी भी ज्योतिर्लिंग के लिए मत भागिए। इस समय सबकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जो है वो दशाएं चल रही। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे कहूं, तो मुश्किल से भी सबकी जिंदगी में एक से दो मुद्दों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। पर्टिकुलर एक या दो चीजों की दिक्कत आ रही होगी, और मैं कहूंगी एक ही पर्टिकुलर आ रही होगी। आपको मेजर दिक्कत देखनी है। कोई एक समस्या को जब आप हल करते हो, तो उसके ऑपोजिट, उसके पैरेलल जो रिएक्शंस हो रही है ना बाकी, वो अपने आप ही बंद होनी शुरू हो जाती। जैसे प्रोफेशनल लाइफ खराब है, 10वें घर में कोई भी XYZ की राशि, उसके ज्योतिर्लिंग की पूजा या उसके दर्शन या उसका जो मंत्र, कुछ भी करिए, दैट विल बी वेरी 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 पावरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्या है राशियां, ये जो हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें क्या लगना है आपका? असल में लोग पता क्या करते हैं, असल में मैं आपको बताऊं तो लोग एस्ट्रोलॉजी भी सीखने आते हैं तो शॉर्टकट के लिए आते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं तो इसलिए सीखते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी चमत्कारिक रेमेडी मिल जाए, और हम तो भाई, भाई कैसे मिलेगी? तुम भी तो इसी सृष्टि का एक पार्ट हो, तुम भी तो कुछ कांड करके आए हो जिंदगी में। हम सभी ने कुछ ना कुछ तो किया ही हुआ है गड़बड़, तो ऐसे कैसे मिल जाएगी कोई भी चमत्कारिक रेमेडी? चर करना क्यों है चमत्कार किसी चीज का? आप ये सोचकर एस्ट्रोलॉजी कर क्यों रहे हो कि मुझे रेमेडीज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी करनी है, या मुझे लोगों को रेमेडीज देनी है? नहीं देनी है भाई किसी को कुछ भी। आपको सिर्फ अपना पहले तो इम्प्रूवमेंट करिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ। बस आपकी सबसे बड़ा कर्ज ना तो आपके बच्चों के लिए है, ना माँ बाप के लिए है, ना किसी और के लिए, आप अपने लिए पैदा हुए हो। आपका अपना एक कार्मिक रिश्ता है पास्ट के साथ, पहले उसको क्लियर करें। सारी जिंदगी हम क्या करते हैं कि पति ने ये किया, मेरी तो पत्नी बहुत खराब है, उसका तो, मेरा तो ससुर बहुत खराब है, मेरा फलाना बहुत खराब है। भाई तुमने तुमने कभी अपने ऊपर कभी चीजें नाप के देखी हैं आपने? एक सारी दुनिया को छोड़कर आपका ससुर आपके पीछे ही क्यों पड़ गया? तो कहीं ना कहीं हमारे संचित कर्म खराब है ना। तो वो चीजें कैसे ठीक होंगी? वो इन्हीं के द्वारा ठीक होंगी। जब आप इन चीजों को धीरे धीरे करेंगे तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी से जाना शुरू हो जाएंगी। अब इससे आसान तरीका नहीं है जो मैं आप लोगों को रेमेडीज के लिए समझाऊं या कराऊं। रेमेडीज की बात, उपायों की बात है, 10,000 रेमेडीज पड़ी हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक भी नहीं दे के राजी किसी को। क्योंकि मुझे पता है वो किस पे काम करनी है और कितनी करनी है। थोड़े दिन के बाद ये पेट दर्द ठीक हो जाएगा उसका, और पेट दर्द के बाद वो फिर से दोबारा से जो गोली है वो खाने के लिए आएगा, गैस की या दर्द की, भाई दे दो। यही होता है ना। तो हमेशा के लिए पेट दर्द को ठीक करना है हमें। ठीक है। तो आई होप सो, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को इसी तरीके से डील करती हूँ। मैं जो है उनका, जो कहीं ना कहीं पहले उनकी समस्या सुनने की, समझने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर उसके बाद ही मैं जो है इन चीजों के थ्रू ही उनको गो थ्रू कराती हूँ। और शायद स्टार्टिंग में उनको लगे कि पता नहीं, बट ये है कि उनको रेमेडीज भी साथ में पैरेलल जरूर देती हूँ। ठीक है, लेकिन देती इसी तरीके से हूँ कि 4, 8, 12 में कुछ अगर मेलेफिक्स है तो उनको आप प्रवाहित करना शुरू करिए, दूर कर दीजिए आप। डोनेशन तो बनती है, डोनेशन ज्यादातर 3, 7, 11 की ही की जाती है। जितना करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा जिंदगी में। ठीक है। डोनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, पब्लिकली करोगे, जितना करोगे। तो मेलेफिक प्लैनेट्स की करिए, जो हमारे कर्मों की सजा देने के लिए आते हैं।
राहु देव, शनि देव, केतु देव, ये सब क्या करते हैं, हमें कर्मों की क्या करते हैं, पनिशमेंट देने के लिए आते हैं, डंडा मारने के लिए आते हैं। तो भाई क्षमा याचना करके जो है जल प्रवाहित कर दीजिए। दूसरी चीज, जब हम ये चीजें प्रवाहित करते हैं, जैसे कि राहु की हो गई, शनि की हो गई या केतु की हो गई, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर कोयला जो है वो बहुत बार प्रवाहित कराया जाता है, कि कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है ना एकदम, तो कोयला प्रवाहित करा दो। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप लोग पता नहीं अब कितने लोग जानते हो, ज्यादातर लोग तो इंटेलिजेंट है, सब जानते होंगे। आप लोग जानते हो कि जो हमारा जो पूरा बॉडी है ये एक ऑरा में कवर है। तो हर व्यक्ति का एक ऑरा है, किसी का 2 मीटर है, किसी का 1.5 मीटर है, किसी का 4 मीटर है, कई का कईयों का, जो हमारे गुरु और जो हमारे ईश्वर हुए हैं उनके, उनका तो अनंत ऑरा था, अनंत ऑरा जिसका कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जितने ज्यादा संचित कर्मों में बंधे हुए हैं, जितने ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स को लेकर आए हैं, आप ये समझिए कि आपका ऑरा, उसमें जो 7 रंग होने चाहिए उसमें 7 रंग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं उन मेलेफिक प्लैनेट्स के कलर्स ज्यादा मिलेंगे। और जब आप कोई चीज प्रवाहित करते हो या दान करते हो अपने हाथों से, तो आप अपने ऑरा में से वो कलर को रिमूव करते हो कहीं ना कहीं, आपका ऑरा प्यूरिफाई होता है। और एक पुण्य का काम पैरेलल क्या किया आपने, कोयला जल में प्रवाहित किया, तो कोयला जो है वो जल में जाकर, कार्बन है कोयला पूरा, तो वो जल को क्या करता है, साफ करता है। वहां पे कितने जीव जंतु रहते हैं, वो सबके लिए आप हेल्प कर रहे हो, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो कितना बड़ा काम हो गया। और लोग इस चीज से डर जाते, ओहो कोयला प्रवाहित करे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे, सिंपल जाओ 10th पार्ट अपना प्रवाहित करा दो, इसका मतलब आपका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, कि आपसे सब लड़ रहे हैं बार बार, आपके बॉस लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ रही है, बच्चे लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं बार बार, सब आपके साथ पंगे ले रहे हैं, तो भैया आपका ऑरा गंदा है, आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये दूसरा ऑरा क्लीन करने का क्या तरीका है, गुरुओं की शरण में जाइए। गुरु जो होते हैं, जो प्योर गुरु होते हैं, या धार्मिक जगह जो होते हैं, या सिद्ध पीठ जो होते हैं, उन जगहों का ऑरा इतना प्यूरिफाई होता है, तभी वहां हम नंगे पैर जाते हैं, तभी सर ढक के जाते हैं, कि ऑरा पैरों से आपका क्लीन हो और आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सके। जो लोग भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जिंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हेल्थ को, वेल्थ को लेकर, उन लोगों को सिद्ध जगह पे जाकर वहां बैठकर थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। देन जो है आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लगेगी। तो ये जो हम जल प्रवाहित चीजें करते हैं, अब आप आज के बाद सभी लोग समझ गए होंगे कि वो हो क्या रहा है, वो ऑरा क्लीनिंग हो रही है आपकी, और कुछ नहीं हो रहा। सारा का सारा जो खेल है वो मेजर 7 प्लैनेट है, साथ ही जो है वो सात सात से ही 7 ही रंग है, ठीक है, सब कुछ साथ ही है दुनिया में। हर कलर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, हर कलर का एक अपना मायना है, अपनी एक उसका तरीका है आपके अंदर काम करने का। और आप अगर किसी एक पर्टिकुलर कलर को बहुत हाइप कर दोगे, तो ब्लैकनेस ज्यादा बढ़ गई, अगर ब्लैक कलर बीच में ज्यादा बढ़ गया तो नेगेटिव हो जाओगे। लाल बढ़ गया तो कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत आएगा, व्हाइट बढ़ गया तो इमोशनल ट्रबल आ जाएगी, ठीक है, ब्लू बढ़ गया तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी, येलो ज्यादा आ गया तो धार्मिक ज्यादा हो जाओगे, फिर कुछ और चाहिए ही नहीं, सारा दिन यात्राओं पे ही चले जा रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर चीज की एक बैलेंसिंग फॉर्म होनी चाहिए, राइट। सो ये एक कुछ तरीके हैं, और भगवान ने चाहा तो मैं फिर से आपको एक बारी कुछ नई रिसर्च पे चीजें दूंगी, और फिर देखती हूँ किस दिन दे पाती हूँ, वो देखेंगे आने वाले समय में। बट आई होप सो आपको आज काफी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अब आप लोग अपना अपना मेरे को जो है एक तो बताइए कैसा लगा है, और किसी को कोई चीज पूछनी हो रेमेडीज के रिगार्डिंग, पर्सनल मत पूछिए मेरे से, मेरे चार्ट में ये बैठा है, वो बैठा है, बैठा है बैठे रहने दो, मेरे को किसी को नहीं उठाना, आपने ही उठाना है, आपने ही बिठाना है, मेरे को नहीं उठाना है किसी को। ठीक है जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू वेरी मच। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब बताइए, अनम्यूट करिए।
हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जो चार्ट देखेंगे हम केपी के थ्रू देखेंगे या लाल किताब की लग्न से देखेंगे? नहीं, आप इसके लिए जब हम वैदिक रेमेडीज करते हैं कोई भी, तो आपका जो वैदिक चार्ट है उसी को देखिए। मैम केपी में एक्यूरेट आता है मतलब डिग्री के वाइज? वो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं सभ्य, आप इस फील्ड में हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं। जो हमारा लगन चार्ट है, जो हमारा लगन चार्ट है, हमारे सारे प्रॉमिस उसी से बंधे हुए हैं। वो एक अलग मैटर है कि केपी चार्ट में वो प्लैनेट दूसरे भाव का रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जब आपका जन्म हुआ, अगर वो 10वें में मिला है तो 10वें के रिजल्ट तो आएंगे ही, वो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आपको जो भी इलाज करना है, वो अगर उसकी कोई राशि लेनी है, तो वो सीधा सीधा आपको कहाँ से लेनी है, लगन चार्ट से, और कहीं से नहीं। राशि के लिए हमेशा लगन चार्ट ही देखा जाता है। इसके अलावा केपी में वो प्लैनेट चाहे 4 घर आगे चला जाए, पीछे चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो आपका किस साइन में है वहीं पे वो काम करेगा। ओके, चलिए। हाँ जी, ये कंटेंट मास्टर कौन है, ओपन करिए। ओपन करिए। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे इस जैसे आप मैंने पूरी क्लास नहीं सुनी, आई विल लिसन टू द रिकॉर्डिंग में लेट हो गई थी। बट मुझे जैसे ऑरा क्लीनिंग के बारे में आप बता रहे थे, जितना मैंने सुना, सपोज सर मैम मैं अज्यूम करती हूँ जैसे कि अभी पीछे मैंने फेस करा था इस चीज को कि एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से बच्चे इतने ज्यादा नेगेटिव, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी वजह से इतने नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर मतलब कुछ भी चैलेंजिंग होता है, तो वो उस ऑरा को क्लीन करने के लिए कैसे क्या हेल्प ले सकते हैं हम? हाँ, यहाँ पे ना ये जो आप चीज कह रहे हो कि बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है इस समय पर, सबके लिए ये प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जी। क्या किया जाए। तो उनके लिए आप कोशिश करिए कि गंगा जल रखिए घर में, उनको गंगा जल का स्नान कराइए। ठीक है। ठीक है। तो गंगा जल से ओ, स्नान करने का भी एक तरीका होता है कि आपको बाल्टी जी भर मैम। के गंगा जल नहीं डालना, वो गलत है। जी। आपको पहले गंगा जल डालना है 1 डब्बा, फिर पानी डालना है, ठीक है। और 43 डेज ठीक उनको है। करवा दो। ठीक है मैम। वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जो चीजें जैसे मैंने बताई हैं वो सब करिए। ठीक है मैम, ये रिकॉर्डिंग कब डलेगी? ये आज ही डाल, कल तो नहीं, देखते हैं अभी देखती हूँ, कल का वीडियो तो शेड्यूल है, 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं, आ जाएगी। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। हाँ, सारिका बताइए। सरिता बताइए। मैम, मैं बोल रही थी कि ये जैसे ऑरा क्लीन करने वाली आपने बात बताई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए अपन कोयले को ले सकते हैं कि मैम, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें सबके आपको, लिए ले सकते हैं। सबके सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी मैरिज से लेके या किसी भी चीज के किसी लिए? भी चीज का हो, कोर्ट केस हो, जेल जा रहा है बंदा, जी। हॉस्पिटल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, आपको ओके। सिंपल एक काम करिए बस कि उस समय अगर पूरा जी। वेट नहीं करवा सकते हैं तो एटलीस्ट 10th पार्ट अपने जो उसका है वो करवा दो। विद इन ओके। आपको कुछ देर में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। ठीक है। बाकी हम लोग जो है कोर्स भी लाने वाले हैं कलर थेरेपी पे, लाएंगे, जी। बहुत सीखा सीखिए। बाकी लोग जो है वो बहुत यूनिक कोर्स रहता है कलर थेरेपी का। चलिए, ठीक है, थैंक यू। हो गया। हरप्रीत बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे होम का डेकोर होता है, कर्टन्स होते हैं, वॉल का पेंटिंग, ये भी ऑरा में एडिशन करता है नेगेटिव पॉजिटिव हमारी? घर का डेकोर या आपका घर, वो आपकी कुंडली से ही जुड़ा हुआ है। हम्म। तो आपकी कुंडली अगर नेगेटिव है तो घर में कलर भी नेगेटिव ही मिलेंगे। ओके। तो अगर जैसे जब बहुत ज्यादा जब किसी वाइट के चार्ट कलर हो में, गया तो इस। हाँ, जब किसी चार्ट हम्म। में राहु बहुत प्रोमिनेंट होगा तो घर में ग्रे हम्म। कलर मिलेगा ज्यादा। ओके। किसी के सैटर्न बहुत ज्यादा होगा तो काले रंग की चीजें बहुत मिलेंगी, नीले रंग की चीजें बहुत मिलेंगी। केतु प्रभावित होगा तो सारा घर ब्राउन कलर से भरा पड़ा होगा, या ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न बहुत मिलेंगे। राहु प्रभावित जो कुंडलियां होती हैं उनके घर में
पर्दों के, चादरों के, उनके अपने कपड़ों के पैटर्न कैसे होंगे। या तो स्ट्रेट स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनते हैं वो लोग, या फिर जैसे सांप की ऐसे वो होती है ना, लहरदार चीजें पहनते हैं। जब केतु प्रभावित लोग ज्यादातर चेक पहनते हैं, मल्टी कलर की चीजें पहनते हैं, और इनके घर में भी जो चीजें मिलेंगी मल्टी कलर की मिलेंगी। एक दीवार पे नीला रंग, दूसरी पे पीला रंग, तीसरी पे हरा रंग, ये मिलेगा आपको। तो जो भी हो रहा है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर किसी का घर बहुत लेविश है तो शुक्र बहुत अच्छा है, उसको छोटा मोटा घर नहीं पसंद आएगा। सूर्य अगर बहुत अच्छा है तो घर बहुत रॉयल होगा। सूर्य जिनका स्ट्रांग होता है उनके घर में कोर्टयार्ड देखा जाता है ज्यादातर। जो रॉयल घर होते हैं उनमें कोर्टयार्ड जरूर होता है। ठीक है। तो जैसे हम आपकी, लोग हाँ जैसे हम बताइए। लोग बोलते हैं ना, जैसे वाइट वाइट कलर जो होता है वो कोई कलर अब्जॉर्ब नहीं करता, तो बड़ा प्योर वाइट वाइट कर लेना चाहिए। जैसे ब्लैक अब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। मैंने आपको बोला हर हर रंग की एक अपनी खासियत है। हर रंग हम्म। आपको एक अलग ऊर्जा देता है। बहुत ज्यादा वाइट हो गया तो इमोशनल ट्रबल ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। स्पेस में ज्यादा रहोगे, व्हाइट कलर इज स्पेस। तो ज्यादातर क्या ओके। क्या करोगे, सोच विचार में ही रहोगे, सोचोगे बहुत कुछ। तो हालांकि जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे आप बाहर हो, और भी बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे बाहर है लोग, वहां पे जो कलर पैटर्न होते हैं ज्यादातर ग्रे होते हैं, व्हाइट होते हैं, या बेज टाइप कुछ ऐसे ही 3-4 पर्टिकुलर कलर होते हैं, यही होते हैं ना ज्यादातर। यही 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 कलर है। तो अब इसके लिए आपको थ्योरी लगानी पड़ेगी देश काल और परिस्थिति की, कि हमारे इंडिया में कल्चर कैसा चल रहा है, हम उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। आप अगर फॉरेन में हो, वहां पे रेड कलर चलता नहीं, या फिर कोई और कलर चलता नहीं, तो आपको वही चीज जो है मिलेगी, बिकॉज राहु प्रभावित हो ना। तो राहु क्या दिखाएगा आपको, अपनी चीजें देगा ना फिर आपको ले जाकर कहीं ना कहीं। हम्म। हाँ जी, यस। ये चीजें होती है। तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा, नथिंग, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। भूल जाइए, कोई चमत्कार नहीं हो रहा आपके साथ कि भाई मेरे साथ ही ज्यादा मतलब दुख की घड़ी आ गई है और किसी के साथ नहीं। सबके साथ है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो पंगा। किसी का मैरिड हिला हुआ है, किसी का हेल्थ हिली हुई है, किसी का कुछ हिला हुआ है, सबका ही कुछ ना कुछ हिला हुआ है जिंदगी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है ठीक। कि अगर बहुत ज्यादा वाइट है, कुछ कलर ऐड करिए, जैसे फ्लावर रख लो, कुछ अच्छे अच्छे से ब्यूटीफुल वास रख लो जिसमें कुछ कलर आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो हम्म। ऐसे आप कलर्स को यूज कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। पर उसमें भी अगर आप ग्लास रख लो जैसे, वो फिर और राहु की एडिशन हो जाएगी। नहीं, ग्लास जो है, कांच जो है, वो बुध से देखा जाता है। ओके ओके। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। ओके। थैंक यू जी। ओके। यस, हाँ जी, सब बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि वर्षफल तो हर वक्त चेंज होता है, तो उसके हिसाब से मतलब वास्तु भी चेंज होगा ना एवरी नहीं, ईयर? जो जो आपका फिक्स जो वर्षफल आएगा, वो वर्षफल कुछ पर्टिकुलर चेंजेस कराएगा आपकी जिंदगी में, पूरा चेंज नहीं कराएगा। जो भी ग्रह ज्यादा प्रभावित होगा उसी से जुड़ी हुई चीजें आप करोगे ज्यादा। जैसे लगन में जो भी प्लेनेट आएगा, आप वही एक्शन लोगे उस साल। तो वही डायरेक्शन भी, वो कलरिंग जो किया था मैंने, वो तो चेंज करना पड़ेगा वो उस हिसाब से। अगर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी करोगे ना, पहले देख तो अच्छा। लो प्रॉब्लम आ भी रही है कि नहीं। जी। ऐसे थोड़ी ना कुछ कर दोगे। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तभी आप करोगे, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे कोई भी रेमेडी करनी है। ठीक है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आई होप सो आप लोगों को समझ में आई है चीजें। और इसमें डिटेल में हम लोग फिर कभी क्लास ले लेंगे। और इसको करके देखिए अपनी जिंदगी में, अपने अपने क्लाइंट्स के साथ इसको शेयर करिए। और इस वीडियो के नीचे अपना अपना जो मैं कहूँगी फीडबैक जरूर दीजिए, कि कम से कम आप मेरे को ये पता लगे कि कितने लोग आजमाए हैं इसको, कितनों को चीजें नहीं पता लगी है, कितनों को ये चीजें पता थी। सबको बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
और थैंक यू वेरी मच। गुड डे, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, अपनी फैमिली को, खुद को, सबसे पहले खुद को खुश रखिए बस। ठीक है, थैंक यू।